तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशिंग और जू युरोंग एक स्पिरिट टेम्पल में पहुंच गए, जहां से उन्हें जाओ दुफू की टूम तक जाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन तभी वहां का गार्डियन अर्थ बियर उनके साथ मुकाबला करने लगा। इस बंदे के साथ एक ब्रूटल बैटल करके फाइनली ये दोनों उसे हरा देते हैं, जिसके चलते एप्रेस का वो गार्डियन इनका सर्वेंट बन गया और अब वो इनके लिए जाओ डूफू की टूम का रास्ता ओपन कर देता है। मगर टूम पर पहुंचते साथ ही डीमन प्रिंसेस नानकी भी अपने जनरल्स को लेके वहां पर पहुंच गई। ये डीमंस तो जाओ डूफू का इनहेरिटेंस किसी भी कीमत पर इन दोनों के हाथ लगने नहीं देना चाहते थे। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर चांगशिंग और जू युरोंग जाओ दुफू की टूम के सामने पहुंच गए। तभी जू युरोंग कहती है कि यहाँ पर तो 9 पिलर होने चाहिए थे, जिन्हें यूजुअली रिचुअल्स के लिए यूज किया जाता, मगर यहाँ पर तो 10 पिलर्स बनाए गए। ऐसा काम तो बस एक पागल इंसान ही कर सकता है जो कि सितारों के पार जाना चाहता था। तभी चांगशिंग कहने लगा कि टूम के अंदर जाने का रास्ता यही कहीं आसपास होगा। मेरे ख्याल से अल्टर ही टूम के अंदर जाने की चाबी होगी। और उतने में डीमन प्रिंसेस नानके ने अपने पिकॉक फेदर्स का इस्तेमाल करते हुए इन पर हमला किया, जिसे चांगशिंग अपनी येलो अम्ब्रेला के साथ काउंटर कर लेता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने पिकॉक फॉर्म को रिवील करते हुए अपने साथियों को हुक्म देती है कि जल्दी से इन दोनों का काम तमाम करो। और इस तरह से एक बार फिर से यहाँ पर एक फाइटिंग शुरू हो गई। डीमन जनरल चारों ओर से इन लोगों पर अटैक कर रहे थे, तो जू युरोंग भी अपने एरोस की मदद से उन्हें काउंटर करने लगी। उतने में ही डीमन प्रिंसेस जू युरोंग पर अटैक करने के लिए उसके काफी करीब पहुंच गई, लेकिन चांगशिंग बीच में आकर उनके अटैक को रोक लेता है। और इसी दरमियान वहाँ मौजूद अल्टर अपने आप एक्टिवेट हो गया। साथ ही इनके सामने एक सील भी अपीयर हुआ था, जो कि जाओ दुफू की टूम की चाबी है। अब इसी सील पर इन सभी की नजरें थी। हर एक बंदा उस सील को हासिल करना चाहता। वहीं पर डीमन प्रिंसेस उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि ये चाबी तो मेरी है, मगर उतने में जू युरोंग ने उस पर अपने एरो से हमला कर दिया। वहीं पर चांगशिंग भी उन डीमन जनरल्स का मुकाबला करते हुए जू युरोंग के पास पहुंच गया। अब इन दोनों को डीमन रेस के 4 पावरफुल बंदों का मुकाबला करना था, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो अब चांगशिंग ने डीमन प्रिंसेस के साथ फाइट करना शुरू कर दी। वहीं पर जू युरोंग अपने एरोस का इस्तेमाल करते हुए डीमन जनरल्स का मुकाबला कर रही थी। वेल सभी लोग फाइटिंग में बिजी थे और तब तक डीमन रेस का एक जनरल उस की के पास पहुंच गया। जू युरोंग और चांगशिंग पर इतने सारे हमले हो रहे थे कि वो चाहकर भी उस जनरल को रोक नहीं पाते। वहीं पर जू युरोंग पर डीमन प्रिंसेस ने अटैक किया था, तो चांगशिंग फटाफट से अपनी येलो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए उसे काउंटर कर लेता है। वो जू युरोंग को बता रहा था कि टूम के अंदर जाना इतना भी आसान नहीं, यहाँ पर जरूर कोई गार्डियन होगा जो कि इस टूम की रक्षा करता है, इसलिए मत सोचो कि टूम के अंदर जाने का चांस हमारे हाथ से निकल गया। इधर उस जनरल ने तुरंत ही जाकर उस सील को हासिल किया। वो खुश होते हुए कहने लगा कि फाइनली हमारी जीत हो गई। जाओ दुफू की टूम की चाबी हमारे पास आ चुकी है। हालांकि डीमन प्रिंसेस को पता था कि अभी तक सेलिब्रेशन का वक्त नहीं हुआ, क्योंकि इस सील के अंदर जरूर से कोई मिस्ट्री होगी, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उस जनरल के हाथ से वो सील पूरी तरह से वैनिश हो गया और अब वहाँ पर हम एक जायंट गार्डियन को अपीयर होता हुआ देख पाते हैं। वेल इस जायंट बीस्ट को देखते साथ ही इन सभी लोगों के होश उड़ गए। दरअसल ये बीस्ट हजारों सालों पहले इस दुनिया से वैनिश हो चुका था। वेल इसे डाओशन याओ कहा जाता है और इन्हें लगा नहीं था कि बीस्ट यहाँ पर अपीयर होगा। एंशिएंट लेजेंड के अकॉर्डिंग ये बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था और इसी वजह से डीमन जनरल फटाफट से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन डाओशन याओ ने अपनी थंडर पावर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उस पर हमला कर दिया। ये अटैक इतना ज्यादा भयानक था कि उस जनरल की हालत खराब हो गई और अब डाओशन याओ गुस्से में आकर इन लोगों से कहने लगा कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ आकर मेरे मास्टर के रेस्टिंग प्लेस को डिस्टर्ब करो। अब पनिशमेंट के तौर पर मैं तुम सभी का खात्मा करूंगा। इतना कहते साथ ही डाओशन याओ ने इन सभी पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो अपनी थंडर स्पाइक्स का इस्तेमाल करते हुए इन सभी को घायल करने की कोशिश कर रहा था, जो देखकर डीमन प्रिंसेस उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम एक डिवाइन बीस्ट हो, लेकिन तुम भी मुझे जाओ दुफू की लेगेसी को क्लेम करने से रोक नहीं सकते। इस लेगेसी को हासिल करने के बाद मैं ह्यूमन रेस का खात्मा कर दूंगी। इतना कहते साथ ही डीमन प्रिंसेस ने अपने पिकॉक फॉर्म को रिवील किया और अब वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे डाओशन याओ पर अटैक करने के लिए रवाना हो गई। वहीं पर चांगशिंग जू युरोंग से कहने लगा कि फिलहाल तुम इस फाइट से दूर
दूर रहो, मैं अभी जाकर उस बीस्ट को खत्म करके आता हूँ। जिस पर जुइरोंग कहती है कि खबरदार, जो तुम हार गए, ये मत भूलो कि हम दोनों को उस लेगेसी को एक साथ हासिल करना है, इसलिए मैं भी इस बैटल से दूर नहीं रहने वाली। और इतना कहते साथ ही जुइरोंग ने फटाफट से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए विंग्स को समन किया। डीमन जनरल को पता था कि जुइरोंग सीधे जाकर प्रिंसेस पर हमला करेगी, इसलिए वो सभी लोग एक साथ मिलकर जुइरोंग पर अटैक करने लगे। हालांकि चांगशिंग अपनी येलो अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक को काउंटर कर लेता है। अब चांगशिंग की इस मूव को देखते साथ ही वो लोग उससे कहते कि हम 3 हैं और तुम अकेले हो, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा लो लेवल वाला कल्टीवेटर हमें रोक पाएगा? वहीं पर चांगशिंग येलो अम्ब्रेला को होल्ड करते हुए अपना ड्रैगन फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। वो उन तीनों जनरल से कह रहा था कि अगर दम है तो मुझे आजमा के दिखाओ। इधर डाओशान्याओ डिवाइन बीस्ट प्रिंसेस पर अटैक करने की कई सारी कोशिशें कर रहा था, लेकिन डीमन प्रिंसेस ने उसे चकमा देती हुए वो सीधे उस सील के पास पहुंच गई। मगर उसी वक्त जुइरोंग अपने एरोस को रिलीज करते हुए डीमन प्रिंसेस को उस सील को हासिल करने से रोक लेती है। इधर चांगशिंग अकेला ही उन तीनों जनरल्स पर भारी पड़ गया था। वो लोग चांगशिंग को मारने के लिए अपनी अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे। डीमन जनरल ने फटाफट से अपने सोल डिवावरिंग कोल्ड्रन को भी बाहर निकाल लिया ताकि वो चांगशिंग की स्पिरिट को कलेक्ट कर सके। उस कोल्ड्रन की इवल सोल ने फटाफट से जाकर चांगशिंग पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर चांगशिंग उन्हें आसानी से डॉज करते हुए अपने एक ही सोर्ड स्लैश में कोल्ड्रन को ब्रेक कर देता है। वेल यहाँ पर डीमन जनरल तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा शॉक हो गया। वो कहता है कि हमने बस 3 मूव्स का इस्तेमाल किया था और इस बंदे ने फटाफट से हमारी आगे की सारी मूव्स को प्रेडिक्ट कर लिया। इसने तो साबित कर दिया कि इस दुनिया के रेयर टैलेंट में से एक है। तो दूसरी जनरल कहने लगी कि जितना ज्यादा ये टैलेंटेड होगा उतनी ही ज्यादा मुझे इसे खत्म करने की इच्छा हो रही। अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वो है जीनियस का खात्मा करना। जो सुनकर वो तीसरा जनरल कहने लगा कि क्यों ना मैं तुम दोनों का इसमें साथ दूं। और अब यहाँ पर उसने बैटल एरी किलिंग मेलोडी टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके चलते वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डिमोनिक ऑरा रिलीज होते हुए इन दोनों के फॉर्म फटाफट से चेंज हो गए, साथ ही इनकी पावर्स में भी इजाफा हुआ था। वेल ये सारा कमाल था बैटल एरी का। और अब ये दोनों फटाफट से चांगशिंग पर अटैक करने के लिए निकल पड़े। वहीं पर चांगशिंग भी अपनी येलो अम्ब्रेला और सोर्ड लेकर इनका मुकाबला करने के लिए तैयार था। वो बड़ी ही तेजी के साथ इन दोनों के अटैक को काउंटर करने लगा। उसकी येलो अम्ब्रेला इतनी ज्यादा पावरफुल है कि बड़ी आसानी के साथ इनके हमलों को डिस्ट्रॉय कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जुइरोंग और डीमन प्रिंसेस का मुकाबला शुरू हो गया। डीमन प्रिंसेस तो जुइरोंग के एरो को अपनी तलवार से रोकते हुए कहने लगी कि तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे कंपेनियन को काफी ज्यादा तड़पाने वाली हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें वो ह्यूमन काफी ज्यादा पसंद है, तो मैं उसे ही सैक्रिफाइस करके इस टूम को ओपन करूंगी। अब ये सुनते साथ ही जुइरोंग को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन उससे भी ज्यादा गुस्सा आया था डाओशान्याओ को, क्योंकि इन सभी ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और ये लोग आपस में ही बैटल कर रहे थे। इसलिए वो थंडर को रिलीज करते हुए कहने लगा कि तुम लोग तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो मानो मैं यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अब उसने अपने हेवनली थंडर को रिलीज करना शुरू कर दिया। उसका थंडर जहाँ पर भी हिट हो रहा था वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगी। और उतने में चांगशिंग जुइरोंग को बताने लगा कि जितना ज्यादा ये बीस्ट अपनी थंडर का इस्तेमाल करेगा उतनी ही इसकी डिफेंस पावर वीक हो जाएगी। लेकिन ये बात डीमन प्रिंसेस ने भी सुन ली थी, तो जुइरोंग और प्रिंसेस सीधे उस बीस्ट को मारने के लिए रवाना हो गए। डीमन प्रिंसेस ने ट्विन मून स्टार स्लैश का इस्तेमाल करते हुए डाओशान्याओ पर अटैक किया। उसकी ये मूव वाकई काफी ज्यादा अमेजिंग थी। हालांकि डाओशान्याओ अपने आसपास एक शील्ड फॉर्म कर लेता है, तो प्रिंसेस के ट्विन मून उस शील्ड को पियर्स करने की कोशिश करने लगे। वहीं पर जुइरोंग को पता था कि उसे एक पावरफुल अटैक की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर इस बीस्ट को मारा जा सकता। इसलिए उसने अपने ब्लड एसेंस को इस्तेमाल करने का फैसला लिया, जो कि एक डेडली डिसीजन था, क्योंकि उसकी इनर इंजुरीज अभी तक हील नहीं हुई और चांगशिंग ने उसे क्लियरली बता के रखा था कि वो अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल नहीं करेगी। मगर फिर भी जुइरोंग ने अपने ब्लड एसेंस को एज ए कैटलिस्ट यूज किया। उसने 10,000 पाथ्स कन्वर्ट इनटू 1 टेक्निक को एक्टिवेट किया था और अब वो अपना बड़ा ही खतरनाक एरो डाओशान्याओ पर हिट कर देती है। उस एरो ने डाओशान्याओ के सामने जितनी भी शील्ड बनी थी उन सभी को पियर्स कर दिया। इस एरो के एक ही अटैक में डाओशान्याओ बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो कह रहा था कि इन दोनों लड़कियों के पास स्पेशल ब्लड लाइन है, इसी वजह से आज मैं अपने मास्टर की टूम को गार्ड नहीं कर पाऊंगा। और इतना कहते साथ ही वो एक्सप्लोड होते हुए टूम की चाबी अपीयर हो गई। वेल यही ओरिजिनल चाबी थी। जो भी इसे हासिल करेगा उसे जाओ
दोफू की टूम में जाने का मौका मिलेगा। सब इनमें से हर एक बंदा उस चाबी को हासिल करने की कोशिश करने लगा। तो अब इसी सील को हासिल करने के चक्कर में यहाँ पर एक और ब्रूटल बैटल शुरू हो गई। जो भी उस चाबी के करीब जाता है दूसरा उस पर अटैक कर देता और इसी तरह से वो सील काफी देर तक हवा में फ्लोट कर रहा था। डीमन जनरल्स ने उस सील को हासिल करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तो इसी दरमियान चांगशिंग ने बड़ी ही चालाकी के साथ वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लिया और उसी फॉर्मेशन ने वो सील डीमन जनरल के सामने से उठाकर सीधे चांगशिंग के हवाले कर दिया। सो फाइनली चांगशिंग ने जाओ दोफू की टूम के सील पर कब्जा कर लिया और अब वो सील की पावर को अनलिश करते हुए टूम के दरवाजे को ओपन कर लेता है। वहाँ पर एक फॉर्मेशन अनलॉक होते हुए उसमें से गोल्डन लाइट रिलीज होने लगी। तो चांगशिंग ने जुइरोंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहीं पर जुइरोंग डीमन प्रिंसेस पर एक जोरदार लात जड़ते हुए सीधे चांगशिंग के पास पहुँच गई। इस नजारे को देखते साथ ही डीमन प्रिंसेस के गुस्से का बांध टूट चुका था। वो अपने जनरल से कहती कि जल्दी से उन दोनों को खत्म करो और फिर उन चारों ने एक साथ मिलकर इन दोनों पर न जाने कितने ही सारे अटैक रिलीज किए। वो अटैक्स काफी तेजी के साथ जुइरोंग और चांगशिंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तो चांगशिंग उसी सील की पावर को अनलिश करते हुए उनके हर एक अमले को डिस्ट्रॉय कर चुका। साथ ही उस सील से रिलीज होने वाली थंडर ने इन सभी डीमंस पर अपना डोमिनेंस साबित कर दिया था, जिसके चलते वो सभी डीमंस खुद को बचाने में बिजी हो गए। और तब तक चांगशिंग जुइरोंग को लेकर सीधे वहाँ से निकल गया। ये सब देखकर डीमन प्रिंसेस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब जाओ दोफू की लेगेसी इन दोनों के हाथ लगने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमन रेस डीमंस पर अपना डोमिनेंस साबित करेगी और हो सकता है कि डीमंस का इस दुनिया से नामो निशान मिट जाए। और इसी वजह से जाओ दूफू का इनहेरिटेंस इन दोनों रेस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें जाओ दूफू की टूम दिखाई गई, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी राल में बनी हुई थी। साथ ही इन्हें अपने सामने एक ट्रेजरी भी नजर आता है, जो देख चांगशिंग कहने लगा कि शायद इसी के अंदर सीनियर जाओ दूफू की लेगेसी होगी। अब ये लोग उस ट्रेजरी को एक्सप्लोर करने जाने वाले थे, लेकिन उतने में जुइरोंग पर ब्लड एसेंस की इस्तेमाल करने की वजह से बैकलैश हो गया। तो चांगशिंग फटाफट से उसे संभालने लगता है। जुइरोंग ने देखा कि वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा, तो उसे बताती है कि शायद मैं बस एग्जॉस्ट हो गई हूँ। लेकिन चांगशिंग ने उसकी पल्स चेक करते साथ ही उसे समझ आ गया कि थोड़ी देर पहले जुइरोंग ने जिस एरो का इस्तेमाल किया था उसे शूट करने के लिए उसे अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल किया है। वो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहने लगा कि तुमने अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें ऐसा करने से साफ इनकार किया, मगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये बैकलैश इतना ज्यादा भयानक होगा कि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। जिस पर जुइरोंग कह रही थी कि लेगेसी हमारी ह्यूमन रेस के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो एरो में शूट ना करती तो टूम का सील सीधे डीमन प्रिंसेस के हाथ लग जाता और इसी वजह से मुझे अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ा। मुझे पता था कि अगर इस अटैक के बाद मैं मारी भी जाऊँ तो भी तुम उस लेगेसी को हासिल कर लेते और इसी में हम दोनों की जीत है। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि मेरे लिए तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और ना ही तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। और अब चांगशिंग ने अपनी गोल्डन नीडल का इस्तेमाल करते हुए जुइरोंग को हील करना शुरू किया। वो अपनी डिवाइन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जुइरोंग के मेरिडियंस को क्लियर कर रहा था, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी के काफी जोरदार फ्लक्चुएशंस होने लगे। लेकिन इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी चांगशिंग जुइरोंग को हील नहीं कर पाता। वो कह रहा था कि फिलहाल हम जाओ दूफू की टूम के सामने हैं, यहाँ पर जरूर ऐसी कोई चीज होगी जिसका इस्तेमाल करके तुम्हें बचाया जा सके। जिसके बाद वो जुइरोंग को बताने लगा कि मैं ट्रेजरी के अंदर जाने वाला हूँ और तब तक चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए अपनी आंखें बंद मत करना। अगर तुम बेहोश हो गई तो बैकलैश की पावर और भी ज्यादा सीवियर हो जाएगी। जिसके बाद चांगशिंग बड़ी तेज रफ्तार के साथ उस ट्रेजरी की तरफ निकल पड़ा। यहाँ पर जुइरोंग बस उसे घूरे जा रही थी। वो अमेज होते हुए कहने लगी कि तुम तो काफी डिमांडिंग हीलर हो और मैं भी तुम्हारी बात सुनना चाहती, लेकिन मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही। दरअसल चांगशिंग ने उसके अंदर अपनी गोल्डन नीडल को पियर्स किया था, जिसकी पावर थोड़ी देर के लिए जुइरोंग को जिंदा रखेगी। लेकिन तब तक चांगशिंग को कोई न कोई एलिक्सर ढूंढना ही होगा जो कि जुइरोंग की जान बचा सके। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, तो चांगशिंग ने फटाफट से ट्रेजरी का डोर ओपन किया। यहाँ पर ढेर सारा खजाना पड़ा था, मगर उसमें से जुइरोंग को जो चीज बचा पाई वो चांगशिंग को नजर नहीं आती। इसलिए वो उस ट्रेजर को ऑब्जर्व करते हुए
सीधे सेकंड डोर के सामने पहुंच गया। सेकंड दरवाजे के अंदर भी उसे एक जायंट सोर्ड नजर आती है जिसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। चांगशिंग समझ गया कि शायद यही सारी तलवारें जाओ दुफू ने अपने लाइफ स्पैन में जमा की होगी, लेकिन फिलहाल वो इस इनहेरिटेंस को लेकर बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं था। उसकी प्रायोरिटी है जुइरोंग के लिए एलिक्सर ढूंढना। इधर जुइरोंग की मेरिडियंस पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, जिसके चलते वो अचानक से ही बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग अलग अलग चेम्बर्स को चेक कर रहा था। किसी चेम्बर में स्पेशल टैलिस्मान था तो कहीं पर बैनर था। और अब फाइनली चांगशिंग एक ऐसी चेम्बर में पहुंच जाता है जहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स थे। इसी चेम्बर की तो चांगशिंग को तलाश थी। वहाँ पर उसे एक एलिक्सर का फ्लास्क नजर आता है जिससे ब्लड एसेंस की ऑरा रिलीज हो रही थी। तो चांगशिंग फटाफट से उस एलिक्सर को लेकर सीधे जुइरोंग के पास पहुंच गया। उसने जुइरोंग को एलिक्सर पिल खिला दी थी और उतने में वहाँ पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर कई सारे लोटस फ्लावर खिलने लगे। चांगशिंग उसे बता रहा था कि ये ल्यू हो पिल है। इसका मेन फंक्शन है ब्लड को रिस्टोर करना, खासकर तुम्हारी जैसे स्पेशल पर्सन के लिए जिसके पास एक यूनिक ब्लड लाइन हो। और अब चांगशिंग उसकी पल्सेस को चेक करते हुए कहने लगा कि देखो उस पिल ने असर दिखाना शुरू किया। तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो और तब तक मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करके आता हूँ। हो सकता है कि हमें कोई काम की चीज मिल जाए। अब वो वहाँ से जाने वाला था कि तभी जुइरोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। यहाँ पर चांगशिंग उससे माफी मांग रहा था क्योंकि वो चाहकर भी जुइरोंग की कोई मदद नहीं कर पाया। जुइरोंग उससे कहती कि तुम्हारी ल्यू हो पिल और निडल वर्क काफी ज्यादा अमेजिंग है, मगर फिर भी ये मुझ पर कोई असर नहीं दिखा रहा। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी एबिलिटी में कोई कमी है, बस तुम्हारी हीलिंग पावर मुझ पर कोई असर नहीं दिखा रही। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो जुइरोंग कहती कि मेरे डेथ के रीजन तुम नहीं हो, इसलिए अगर मुझे कुछ हो भी गया तो कभी खुद को ब्लेम मत करना। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत की वजह से तुम्हारा दिल पूरी तरह से बोझ में दब जाए। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। तो जुइरोंग उसे याद दिलाती है कि वो कोई गॉड नहीं जो सब कुछ उसकी मर्जी से हो। वो कहती है कि मैंने अपना ब्लड एसेंस इस्तेमाल किया और शायद इसी की वजह से मेरी मौत होगी। यही मेरी तकदीर होगी जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। तभी चांगशिंग अपने हाथ की लकीर देखते हुए कहने लगा कि तकदीर नाम की कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर यहाँ पर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो है हमारी चॉइसेस। और इतना कहते साथ ही चांगशिंग ने अपने शॉर्ट ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को काट दिया। वो कह रहा था कि तुम्हारा खून ऑलमोस्ट खत्म हो चुका, तो अब मैं मेरा ब्लड देकर तुम्हें रिवाइव करूंगा। सब यहाँ पर चांगशिंग का ब्लड एसेंस उस पूरी जगह पर फैलने लगा। जुइरोंग तो उसे देखकर ही हैरान थी कि ये बंदा मुझे बचाने के लिए अपने ब्लड को भी सैक्रिफाइस कर रहा। तब तक चांगशिंग ने अपनी गोल्डन निडल का इस्तेमाल करते हुए अपने ब्लड एसेंस को उसके साथ जोड़ दिया और अब वो जुइरोंग के पास पहुंच जाता है। मगर जुइरोंग कह रही थी कि प्लीज मेरे खातिर अपने ब्लड को जाया मत करो। मुझ पर तो सबसे पावरफुल ल्यू हो पिल ने भी कोई असर नहीं दिखाया था, तो मैं नहीं चाहती कि तुम अपना खून मुझ पर जाया करो। अगर तुम कमजोर हो गए तो फिर डीमन रेस को हरा नहीं पाओगे। लेकिन उतने में ही चांगशिंग ने सीधे जुइरोंग को अपने गले लगा लिया। जुइरोंग को भी उसकी बाहों में आकर काफी सेफ महसूस हो रहा था और उतने में ब्लड लोटस दोबारा से खिलना शुरू हो गए। चांगशिंग का ब्लड जुइरोंग पर असर दिखा रहा था। इस पल में जुइरोंग को उनकी पहली मुलाकात याद आई, तो उन्हीं मोमेंट्स को याद करते हुए उसने भी चांगशिंग का हाथ थाम लिया। इन दोनों में काफी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो गए थे और उतने में जुइरोंग उसे बताती कि देखो तुम्हारे ब्लड ने मेरी बॉडी के साथ चैनल किया। वहीं पर चांगशिंग भी देखकर सरप्राइज था। वो कहने लगा कि मेरा ब्लड तो वाकई तुम पर असर दिखा रहा है। और अब वो दोनों भी हवा में फ्लोट करने लगे। चांगशिंग का ब्लड बड़ी तेजी के साथ जुइरोंग की बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा था, जिसके चलते जुइरोंग की वाइटलिटी में इम्प्रूवमेंट हो गई। साथ ही यहाँ पर चांगशिंग को जुइरोंग के साथ बिताए हुए पल भी याद आने लगे। उसे आज तक किसी के साथ इतना क्लोज महसूस नहीं हुआ था। इस सफर में इन दोनों ने न जाने कितनी बार लाइफ एंड डेथ सिचुएशन को एक साथ फेस किया और दोनों का बस एक ही मकसद था, ये एक दूसरे को बचाना चाह रहे थे। तो ये दोनों भी उन्हीं पुरानी सारी बातों को याद करते हुए एक दूसरे में पूरी तरह से खो गए। इन्हें तो लगा ही नहीं था कि इतने कम वक्त में इनका क्लोजनेस इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। वेल, इस चैप्टर का नाम था मेरा ब्लड तुम्हारी मेडिसिन है। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई गई। चांगशिंग के ब्लड ने जुइरोंग के ब्लड लॉस को पूरी तरह से रिकवर कर लिया था और अब यहाँ पर चांगशिंग उससे कहने लगा कि मैंने तुमसे एक झूठ बोला है। तो जुइरोंग उससे पूछती कि बताओ क्या बात है जो तुमने मुझसे छुपा के रखी
रखी, जिस पर चांगशिंग कहता है कि दरअसल मैं तुम्हें फंसाना नहीं चाहता, बस उस वक्त मुझ में इतना करेज नहीं था कि सारी सच्चाई तुम्हें बता सकूं। दरअसल मैं ऑलरेडी किसी के साथ इंगेज हूँ। तो जुइरोंग उससे मायूस होते हुए पूछने लगी कि ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अगर तुम वाकई किसी के साथ इंगेज हो तो जाओ जाकर उससे शादी कर लो। तो चांगशिंग उसे बताता है कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला, यहाँ से वापस जाते साथ ही मैं उसके साथ इंगेजमेंट को ब्रेक कर दूंगा। जिस पर जुइरोंग कहने लगी कि पता नहीं तुम उस लड़की से शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो चांगशिंग उसे बताने लगा कि मेरी फियांसे काफी ज्यादा फेमस है और मेरे ख्याल से फेमस होने की वजह से वो काफी ज्यादा प्राउड बन गई। मैं ये नहीं कहता कि वो बदतमीज है, बस बात इतनी है कि उसके आसपास जितने भी लोग रहेंगे वो उन्हें अपने से कम समझती है। इनफैक्ट उसने मुझे भी काफी ज्यादा मामूली समझा, जबकि मैं तो उसका फियांसे था। अब ये सुनकर जुइरोंग काफी ज्यादा सरप्राइज थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि ये बंदा इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इसने मुझे अमेज कर दिया। कोई भी बंदा एक तो पावरफुल हो सकता है या फिर स्मार्ट, मगर इसमें तो दोनों भी क्वालिटीज है। इसके जैसा जेन्युइन बंदा तो मैंने आज तक नहीं देखा था। अगर इसकी फियांसे ऐसे बंदे को मामूली समझ रही है तो लड़की जरूर से बेवकूफ होगी जो कि हीरे को पहचान नहीं पाई। उस बेवकूफ को तो परखना भी नहीं आता। तभी चांगशिंग कहता है कि मुझे मेरी फियांसे की एक बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे हमेशा ऐसा लगता कि वो सबके मुकाबले सुपेरियर है। अब अगर देखा जाए तो वो भी हमारे जैसे हार्ड मांस से ही बनी है और हमारे जैसा ही खाना खाती। वो कोई इमॉर्टल भी नहीं कि हवा खाकर जिंदा रहती। तो फिर बेवजह खुद को सुप्रीम समझने का क्या मतलब? मगर फिर भी उसने हमारी एंगेजमेंट को ब्रेक नहीं किया। मैं तो उसी वक्त समझ गया था कि बंदी बस मुझे इस्तेमाल करना चाहती। अब ये सुनकर जुइरोंग दिल ही दिल में कह रही थी कि शायद इस बंदे ने अपने टैलेंट को हमेशा से हाइड करके रखा और जब इसका टैलेंट दुनिया को पता चला तब उस बंदे ने एंगेजमेंट को कैंसिल करने का इरादा बदल दिया। वो लड़की तो एक नंबर की बेवकूफ और मतलबी होगी। इसलिए वो चांगशिंग से कहने लगी कि ऐसी बंदी को अपनी लाइफ में रखने का कोई फायदा नहीं। एंगेजमेंट को ब्रेक करना ही तुम्हारे लिए एकदम सही डिसीजन होगा। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि हाँ मैं इसी बारे में काफी दिनों से सोच रहा था, लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद मैं 100% कंफर्म हो गया कि मैं उसे अपनी जिंदगी से बांध के नहीं रखूंगा। सब जुइरोंग भी थोड़ी सी हेजिटेट होते हुए उससे कहने लगी कि दरअसल मैंने भी तुमसे एक बात छुपा के रखी, मैं भी एक बंदे के साथ इंगेज हूँ। अब ये सुनते साथ ही चांगशिंग का दिल टूट गया। तो जुइरोंग भी फटाफट से उसे बता देती कि मैं भी उस बंदे के साथ शादी नहीं करना चाहती। अब ये सुनकर चांगशिंग को भी खुशी मिली कि चलो एटलीस्ट ये लड़की मेरे लिए अवेलेबल है। उसे तो अपनी खुशी भी छुपाने को नहीं आ रही थी और अब वो भी उससे पूछने लगा कि बताओ तुम शादी तोड़ना क्यों चाहती हो। जिस पर जुइरोंग कह रही थी कि वैसे तो मैं उसे बचपन से जानती हूँ, मगर फिर भी वो कभी कभार मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल जाता है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा। जब हम काफी छोटे थे उसी वक्त हमारी मुलाकात हुई, मगर पता नहीं क्यों उसके बाद हमारा रिश्ता पूरी तरह से कट ऑफ हो गया। मुझे तो ऐसा लगा था कि वो मुझे भूल चुका होगा, लेकिन फिर काफी सालों बाद हमारी दोबारा से मुलाकात हुई। मैं एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर एंगेजमेंट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती। हम दोनों के रिश्ते को हमारे एल्डर्स ने तय किया था, जिसके चलते एंगेजमेंट को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो चांगशिंग उससे कहने लगा कि इतने सालों के बाद तुम्हारे फियांसे में जरूर से कोई बदलाव आया होगा। जिस पर जुइरोंग कह रही थी कि ना वो तो जरा भी नहीं बदला। एक बात तो माननी पड़ेगी कि उसके पास काफी इम्प्रेसिव क्वालिटीज है, लेकिन उसके अंदर इतनी सारी कमियां हैं जिन पर ध्यान ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंदर सरफेस ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा बेफिक्रा है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि उसके जैसा रहमदिल, ईमानदार और सिंपल बंदा इस दुनिया में कोई और होगा ही नहीं, मगर असल में वो काफी ज्यादा शातिर है। किसी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना तो कोई उससे सीखे। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि ऐसे दो पर्सनैलिटीज वाले लोग मुझे जरा पसंद नहीं आते। तो जुइरोंग उससे कहती है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। दरअसल वो बंदा पावर्स का भूखा है। पता नहीं उसने ऐसी कौन सी चाल खेली कि पावरफुल से पावरफुल लोग भी उसकी इज्जत करने लगे। आजकल वो काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। खैर मैं उन लोगों के बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकती। जिस पर चांगशिंग कह रहा था कि तुमने जो भी बातें बताई है उससे मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि वो बंदा किसी भी लड़की के लायक नहीं। ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर चले जाओ। जिस पर जुइरोंग कहने लगी कि वो एक लूज कैरेक्टर पर्सन है। उसने न जाने कितनी सारी लड़कियों को पटा के रखा। एक बहुत ही
छोटी यंग लड़की है जो उसके प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी। ये सुनते साथ ही चांगशिंग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि ऐसा कमीना पर्सन कभी किसी लड़की को डिजर्व नहीं कर सकता। सो इस तरह से इन दोनों ने एक दूसरे की ही बुराइयां की थी। और अब चांगशिंग उससे कहता है कि हमने अपने दिल की सारी बातें बता दी, हमारे राज एक दूसरे को पता चल गए, तो अब मैं तुम्हारे सामने एक और सच्चाई रिवील करना चाहूंगा। वहीं पर जुइरोंग कह रही थी कि हाँ, एक और बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को अपना असली नाम बताने वाले थे, मगर अचानक से वो टूम पूरी तरह से शेक होने लगी। दरअसल डीमन प्रिंसेस नानके की सोल बोन ने अचानक से ही रिएक्ट किया था और उतने में तालाब के अंदर से एक टूम बाहर आ गई। चांगशिंग तो उसे देखते साथ ही काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहने लगा कि ये तो सीनियर जाओ दुफू की कॉफिन है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो सितारों के पार गए थे। जिस पर जुइरोंग कह रही थी कि शायद उनका ये जाओ गार्डन इस दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट सीक्रेट था। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।